आगाज करेंगे इस खबर के साथ। बांग्लादेश में इलेक्शन BNP इत्तेहाद कामयाबी समेटेगा या फिर जमात इस्लामी की क़यादत में 11 जमातों का इत्तेहाद? फैसले की घड़ी आ गई। मुल्क भर में पोलिंग का आगाज हो चुका है। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं। अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना वाजिद का अगस्त 2024 में तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा करने वाले जैन जी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल है। पाबंदी की वजह से अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। 12 करोड़ 70 लाख वोटर बांग्लादेश की सियासी समत तय करेंगे। बांग्लादेश में तकरीबन 44% नौजवान वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 249 आज़ाद अरकान समेत 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1400 उम्मीदवार पहली बार इंतखाबात में खड़े हुए हैं, जिनमें से 600 से ज़ायद उम्मीदवारों की उम्रें 44 साल या इससे कम हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश का कहना है कि इंतखाबी अमल शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार बनाने के लिए इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बांग्लादेश के आम इंतखाबात के मौके पर रैपिड एक्शन बटालियन भी सिक्योरिटी खदमात सर अंजाम दे रही है। ये वही फोर्स है जिसे साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद अपने और अवामी लीग के मुखालिफिन का क़िला करने के लिए इस्तेमाल करती थीं। तफसीलात ढाका में इस फोर्स के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद से जानते हैं। आज इस वक्त हम गुलशन 2 के इलाके में हैं। यहाँ पर मॉडल स्कूल है गवर्नमेंट का, जो कि बड़ा अहम इसलिए है कि यहाँ पर तारिक रहमान जो कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लीडर हैं, मरकजी लीडर हैं, वो यहाँ पर वोट डालने आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल और इंटरनेशनल मीडिया उसका एक बड़ा रश है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मीडिया के नुमाइंदे हैं। ज्यादातर हम देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यहाँ पर ज्यादा हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन होगा। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो गैर मामूली सिक्योरिटी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस भी है और इनकी जो फोर्स है, जो मिलिट्री फोर्स है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि सिक्योरिटी को देख रही है। अगर आप देखें इस जो पोलिंग स्टेशन है इसके अंदर का हाल, तो यहाँ पर रश काफी मौजूद है। ये जो इलाका है ये पोश इलाका तस्वर किया जाता है, जहाँ पर मुतमव्वल लोग रहते हैं, यहाँ पर खाते पीते लोग रहते हैं। बाकी जगहों पर हम घूम के आए हैं, इसी इलाके में गुलशन 2 में, वहां पे इतना रश नहीं है। सबसे ज्यादा रश यहाँ पर है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब से तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद तारिक रहमान जो कि लीडर हैं BNP के, वो आएंगे और यहाँ पर आकर वोट कास्ट करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन रिजवान अली शाह आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ख्वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, बूढ़े भी हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा वोटर्स से भी ज्यादा जो तादाद है यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों की है। तो जो अपडेट्स होती है हम आपको देते रहेंगे। अमरीकी सदर से इस्राईली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई। सदर ट्रंप ने कहा है कि कोई ठोस चीज़ तय नहीं हुई। मैंने जोर दिया है कि ईरान से मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं। नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है, डील नहीं होती तो देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। पिछली बार ईरान ने फैसला किया था कि डील ना करना उसके लिए बेहतर है और फिर उन्हें मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था, वो उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान का रवैया इस बार ज्यादा जिम्मेदार और माकूल होगा। कहा गजा में पेशरफ्त पर भी इस्राईली वज़ीर आज़म से बात हुई है। सदर ट्रंप से मुलाकात करने से पहले इस्राईली वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की, जिसमें इस्राईली वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। खबर देंगे आपको कराची से, जहां बलोच कॉलोनी पुल के करीब 8 मंजिला रिहायशी इमारत के बेसमेंट में आग लग गई। आग के बायस धुआं पूरी इमारत में फैल गया था। आग पर काबू पा लिया गया है। जाए वक़्वा पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे कमर अली मस्तोई, उनसे मजीद जान लेते हैं। कमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक बेसमेंट में आग जो है वो एक गाड़ी में लगी थी, जिसका धुआं जो है पूरी इमारत में फैल गया। ये 8 मंजिला इमारत है जिसके हर फ्लोर पर जो है वो 4 फ्लैट हैं। रिहायशी जो है वो धुएं के बायस इमारत में फंस गए थे। फ़ौरन जो है फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 को इतला दी गई। 4 फायर टेंडर मौके पर
आग बुझाने के लिए पहुंच गए। 2 स्नार्कल यहाँ पर मौजूद, स्नार्कल की मदद से जो है वो इमारत में फंसे हुए अफराद को निकालने का अमल शुरू किया गया। कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ फ्लोर्स पर फंसे हुए थे जिन्हें स्नार्कल की मदद से निकाला गया, और कुछ लोग छत पर मौजूद थे। इन 2 स्नार्कल की मदद से 100 से ज़ायद रहायशियों को जो है वो बहिफाजत निकाल लिया गया। बेसमेंट में जो धुआं था उसे स्मोक इंजेक्टर की मदद से जो है वो निकालने का अमल जारी है। आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि बेसमेंट में खड़ी हुई गाड़ी में जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद जो है उस गाड़ी को जो है आग ने अपनी लपेट में ले लिया। पूरी पार्किंग जो है वो गाड़ियों से भरी हुई थी। इस वक्त जो है वो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है और इस वक्त स्मोक इंजेक्टर की मदद से बेसमेंट से धुआं निकाला जा रहा है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। तमाम रिहायशियों को जो है वो बहिफाजत निकाल लिया गया है। ताहम एक रिहायशी खातून ने जो है वो ये शिकायत की कि जो ही यहाँ पर रेस्क्यू टीमें पहुँची तो उनके पास जो है वो पेट्रोल नहीं था उनकी गाड़ियों में। उन्होंने रिहायशियों ने अपनी जेब से 30 लीटर पेट्रोल खर्च करके जो है वो रेस्क्यू की गाड़ियों को दिया, जिसके बाद जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू का अमल शुरू हुआ। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चीफ फायर ऑफिसर का ये कहना है कि इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और इमारत की सर्चिंग के दौरान इस वक्त जो है इमारत में कोई भी मज़ीद रिहायशी जो है वो फंसा हुआ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए कमर। कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में कमी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। ताहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में चंद मकामात पर बारिश हुई। सबसे कम दर्जा हरारत लेह बगरोट -5, कालाम -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज के जदीद दौर में जहां शादी ब्याह की तकरीबात नित नए अंदाज इख्तियार कर रही हैं, वहीं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में पुरानी रिवायत आज भी जिंदा है। दुल्हन को ऊंट पर ससुराल लाने जैसी सदियों पुरानी रिवायत आज भी फ़ख्र और वक़ार के साथ निभाई जा रही है। अबरार खटक की रिपोर्ट में देखिए। ये मनाजिर किसी पुराने ज़माने के नहीं बल्कि आज के जदीद दौर के हैं, जहां शादी के मौके पर दुल्हन को सजी हुई ऊंटों पर लाया जा रहा है। लोग इसे अपनी सकाफत और रिवायत से जुड़े रहने का जरिया करार देते हैं। ये हमारे आबा अजदाद के ज़माने से लेकर आज दिन तक ये रस्म चला आ रहा है। अब भी जो है ना, चूँकि मोटर कारों का ज़माना है, लेकिन लोग इस रिवायत को बहुत पसंद करते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक शादी के मौके पर ऊंटों की सजावट और लोगों की शिरकत इस रिवायत को मजीद खूबसूरत बना देती है। हम आज भी इस रिवायत को चला रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ा सुकून और मज़ा आ रहा है। कारों का ज़माना तो शहरों में और दूसरे इलाकों में होता है, देहातों में यही बड़ा मज़ा करता है। वक्त बदल रहा है, लेकिन ऊंटों पर बारात दुल्हन ले जाने वाली रिवायात आज भी हमारी सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। कैमरामैन शरियार खान के साथ इब्रार खटक, जियो न्यूज़, कराची। सेनेट की कमेटी में कैमल प्रोजेक्ट को ऊंट समझकर 15 मिनट तक बहस होती रही और बाद में पता चला कि ये थरपारकर का कम्युनिटी एक्शन प्लान है। दुआ मिर्जा की रिपोर्ट में देखिए। सेनेट कायमा कमेटी फूड सिक्योरिटी के इजलास में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब एजेंडे में शामिल थरपारकर के कम्युनिटी एक्शन प्लान पर बात शुरू हुई। चेयरमैन कायमा कमेटी मसूर एहसन ने कम्युनिटी एक्शन प्लान फॉर मैनेजमेंट ऑफ सस्टेनेबल इकोसिस्टम लाइव्स एंड लाइवलीहुड कैमल को कैमल यानी ऊंट समझकर बहस का आगाज किया। कहा, थरपारकर में ऊंटों के तहफ्फुज और उनकी बेहतरी के लिए क्या काम हो रहा है। आप वजारत को संजीदा नहीं ले रहे, इसलिए आधी तफसीलात लेकर आ जाते हैं। सेनेटर दिनेश कुमार ने उनकी बात काटते हुए कहा कि डीजी क्या तफसीलात बताएंगे, उनको तो कैमल के स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आते। वजीर मुमलिकत मलिक रशीद ने कहा कि ऊंटों की अफजाइश पर काम हो रहा है, अगले इजलास में सारी तफसीलात बता देंगे। सेनेटर एमिल वली खान ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद हमें देखना होगा कि हमारे पास इख्तियारात हैं भी कि नहीं। मेंबर PARC ने बताया कि सर ये कैमल प्रोजेक्ट है, ऊंट नहीं है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि कैमल तो एक ही होता है, आप किसकी बात कर रहे हैं। मेंबर PARC ने वजाहत करते हुए कहा कि ये कम्युनिटी एक्शन प्लान के हवाले से प्रोग्राम का मुखफ़फ़ है। 15 मिनट की बहस के बाद सूरत हाल वाज़ेह हुई तो कमेटी अरकान की हंसी छूट गई। दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
ملتان کے علاقے دلی گیٹ میں سیوریج کے نالے پر جگہ جگہ ڈھکن غائب ہونے سے سیوریج کا نالہ شہریوں کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز جودت ندیم۔ جی سانحہ بھاٹی گیٹ لاہور کے بعد سے پنجاب بھر میں حکومت کی جانب سے سختی کی گئی تھی کہ مین ہول کورز کو اور جو نالوں کے اوپر کورز ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے گا اور ان کو جہاں پہ کورز نہیں ہے وہاں پہ رکھے جائیں گے۔ میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے علاقے خونی برج پہ، جہاں پہ ایک بالکل فصیل ملتان کے پرانے شہر کی بالکل فصیل کے ساتھ جو ہے یہ نالہ موجود ہے، جہاں پہ پتھر مین ہولز رکھ کے بند تو کیے گئے ہیں، لیکن بہت ساری ایسے سپاٹس ہیں جہاں پہ بڑی تعداد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بالکل ہی مین ہولز جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے ہیں۔ مقامی افراد کا یہ کہنا ہے کہ جو نشئی حضرات ہیں ان کی جانب سے اس کو توڑ کے اس کو خراب کر کے یہاں سے لے جایا جاتا ہے، جبکہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ مین ہولز بالکل ہی موجود نہیں ہیں۔ واسا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر بھر کے مختلف علاقوں میں سروے جاری ہے اور جہاں جہاں پہ مین ہول کورز نہیں ہے وہاں پہ ان کی جانب سے مین ہول کورز بھی لگائے جا رہے ہیں، لیکن یہ علاقہ ابھی تاحال جو ہے وہ کور نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ایک بڑا خطرہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ جی پرانا سکھر میں دبا روڈ پر نکاسی آب کا مسئلہ شہریوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ 70 سال پرانی گٹر لائنیں ناکارہ ہو چکی ہیں۔ ڈرینیج کا پانی پورا سال سڑک پر کھڑا رہتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں یاسر فاروقی۔ پرانا سکھر میں دبا روڈ پر گٹر ابلنا معمول بن چکا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق سیوریج لائنیں انتہائی پرانی ہونے کے باعث ناکارہ ہو چکی ہیں۔ گندا اور بدبودار پانی کھڑا رہنے سے نہ صرف آمد و رفت میں مشکلات ہیں بلکہ مقامی دکانداروں کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ 70 سال پہلے لائن ڈلی تھی، وہی آج تک ڈلی نہیں ہے لائن۔ نہ رکشا گزر سکتا ہے، نہ موٹر سائیکل گزر سکتی ہے، نہ خواتین گزر سکتی ہے، اور سارا دن یہ پانی یہاں بھرا رہتا ہے۔ یہاں پر لیڈیزیں گرتی ہیں، بچے گرتے ہیں اور پانی کھڑا رہتا ہے۔ اتنی پریشانی ہوتی ہے، یہاں پر کاروبار ہی نہیں ہو پاتا ہے، نکل ہی نہیں پاتے ہیں، یہاں پہ اتنا پانی کھڑا رہتا ہے، پورا روڈ بند رہتا ہے۔ یہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا آئے گا ہمیں یہاں پہ، جو نا ہمارے جو کسٹمر بھی نہیں آ سکتے ہیں گے، لیڈیز وغیرہ نہیں آتی ہے، بہت یعنی کاروبار کا بہت اثر پڑ رہا ہے۔ میئر سکھر ارسلان شیخ کے مطابق شہر کے ڈرینیج منصوبے میں دبا روڈ بھی شامل ہے، جہاں جلد نئی گٹر لائنیں ڈالی جائیں گی۔ ہم اس کی پلاننگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جیسے ایک سال ہم ایک ایریا لیں، دوسرے سال دوسرا لیں، تو اس سال جو ہے وہ دبا ایریا آلریڈی پرائرٹی پہ، تو انشاءاللہ ودن اے ویک اس کام کو سٹارٹ کروا دیں گے۔ اہلیان پرانا سکھر نے میئر سے مطالبہ کیا ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر نئی گٹر لائنیں بچھا کر نکاسی آب کا مسئلہ فوری حل کیا جائے۔ کیمرامین اسامہ طلعت کے ساتھ یاسر فاروقی، جیو نیوز، سکھر۔ عمر کوٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جے یو آئی سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو نے کہا ہے کہ آئین پاکستان واضح طور پر کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ صوبے کے 70% علاقوں میں ڈاکو راج قائم ہے، اغوا برائے تاوان، قبائلی جھگڑے اور قتل و غارت روز کا معمول بن چکے ہیں، جبکہ پولیس اہلکار بھی شہید ہو رہے ہیں۔ یہ تمام صورتحال سندھ حکومت کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے۔ دینی مدارس کو کمزور کرنے کی مذموم کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی اور مدارس کے نصاب سے چھیڑ چھاڑ کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ صوفیہ کی سرزمین کی اسلامی شناخت کو مسخ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کھیلوں کی دنیا سے آپ کو خبر دیں، آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے افغانستان کو انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے دی۔ میچ کا فیصلہ 2 سپر اوورز کے بعد ہوا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ احمد آباد میں کھیلے گئے میچ میں پہلے جنوبی افریقہ نے بیٹنگ کی۔ مارکرم 12 کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہوئے۔ دوسری وکٹ پر کوئنٹن ڈیکاک اور ریان ریکلٹن نے 114 رنز کی شراکت قائم کی۔ ریکلٹن نے 61 اور ڈیکاک نے 59 رنز بنائے۔ جنوبی افریقی ٹیم 6 وکٹ پر 187 رنز بنانے میں کامیاب رہی۔ عظمت اللہ عمرزئی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں افغانستان کے اوپنر رحمان اللہ گرباز نے جارحانہ بیٹنگ کی۔ انہوں نے 84 رنز 42 گیندوں پر 4 چوکوں اور 7 چھکوں کی مدد سے بنائے۔ 3 گیندوں پر جیت کے لیے 2 رنز درکار تھے۔ فضل حق فاروقی چوتھی گیند پر 2 رنز بنانے کی کوشش میں وکٹ گنوا بیٹھے۔ پھر ہوا سپر اوور۔ افغانستان نے 17 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کے اسٹبس نے آخری گیند پر چھکا لگا کر میچ پھر ٹائی کر دیا۔ دوسرے سپر اوور میں جنوبی افریقہ نے 23 رنز اسکور کیے۔ 24 رنز کے تعاقب میں افغانستان کے اوپنر ابتدائی 2 گیندوں پر کوئی رن نہ بنا سکے، لیکن پھر رحمان اللہ گرباز نے مسلسل 3 چھکے لگا کر مقابلہ انتہائی دلچسپ کر دیا، مگر آخری گیند پر گرباز آؤٹ ہو گئے اور جنوبی افریقہ نے میچ دوسرے سپر اوور میں 4 رن سے جیت لیا۔
T20 वर्ल्ड कप में बुध को खेले गए मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से शिकस्त दे दी, जबकि वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से मात दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मुंबई में खेले गए मैच में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वेस्टइंडीज ने बैटिंग की और मुकर्रर ओवर में 6 विकेट पर 196 रन बनाए। शेरफन रदरफोर्ड ने 42 गेंदों पर 7 छक्कों की मदद से 76 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। आदिल राशिद और जेमी ओवरटन ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। हदफ के ताकुब में इंग्लिश टीम 19 ओवर में 166 रन बनाकर आउट हो गई। सैम करन ने 43, जैकब बैतल ने 33 और फिल सॉल्ट ने 30 रन बनाए। गुदाकेश मोती ने 3 और रस्टन चेज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे कबल कोलंबो में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से मात दे दी। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 182 रन स्कोर किए। स्टोइनिस ने 45, जॉश इंग्लिश और मैट रिचॉ ने 37 रन की इनिंग्स खेली। मार्क डायर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में आयरिश टीम 115 रन बना सकी। ओपनर पॉल स्ट्रेलिंग जख्मी होने के सबब दोबारा बैटिंग के लिए नहीं आ सके। नेथन एलिस और एडम जम्पा ने 4 खिलाड़ी आउट किए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए लाहौर में होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी में नसीम शाह महंगे तरीन क्रिकेटर रहे, जिन्हें रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीद लिया। ऑलराउंडर फहीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास चले गए। फ़खर जमान को लाहौर कलंदर्स ने 7 करोड़ 95 लाख रुपए में हासिल किया। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए नीलामी की तकरीब लाहौर में हुई। नीलामी में PSL की नई टीम रावलपिंडी ने फास्ट बॉलर नसीम शाह को 8 करोड़ 65 लाख रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बना लिया, जो फरोख्त के एतबार से इवेंट के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। दूसरे नंबर पर ऑलराउंडर फहीम अशरफ रहे, जिन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा। फखर जमान को लाहौर कलंदर्स ने 7 करोड़ 95 लाख रुपए देकर हासिल कर लिया। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख रुपए में हासिल किया। हारिस रऊफ फिर से लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। उन्हें कलंदर्स की इंतजामिया ने 7 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा। इसके अलावा महंगे तरीन खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल भी शामिल हैं, जो 8 करोड़ 5 लाख रुपए में रावलपिंडी का हिस्सा बने। पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख रुपए में कराची किंग्स के हो गए। सियालकोट स्टालियंस ने साहबजादा फरहान को 5 करोड़ 70 लाख रुपए में हासिल किया, जबकि लाहौर कलंदर्स ने उसामा मीर को 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा। बहावलपुर के सहराय चोलिस्तान में 21वीं इंटरनेशनल जीप रैली का इवेंट जारी है। पहले रोज़ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का मरहला मुकम्मल हो चुका है। आज दूसरे रोज़ रेसर्स क्वालिफाइंग राउंड मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। मजीद अहवाल बता रहे हैं चोलिस्तान के किला डेरावर से हमारे नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त सहराय चोलिस्तान के दिलवश स्टेडियम में मौजूद हूँ। आज 21वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का दूसरा रोज है। आज यानी कि क्वालिफाइंग राउंड मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। ये देखें कि क्वालिफाइंग राउंड का ये ट्रैक है और आज 100 से ज्यादा जो रेसर जो है, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं, वो क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेंगे और क्वालिफाइंग राउंड के नतायज की बुनियाद पर बड़े मुकाबलों के लिए ये तमाम ड्राइवर प्रीपेड कैटेगरी के हों या स्टॉक कैटेगरी के, वो ट्रैक पर रवाना होंगे। चोलिस्तान में टेंटों का शहर आबाद हो चुका है और आज क्योंकि दूसरा रोज है, क्वालिफाइंग राउंड है, उसके बाद कल पूरे बावलपुर रीजन से और मुल्क भर से ड्राइवर वो बड़े मुकाबले देखने के लिए यहाँ इस सहरा में आएंगे। जिला मोमन की तहसील खुरजई आटा बाजार में तैयार होने वाला बीफ रोश और पाए मकामी और करीबी अजला के लोगों की पसंदीदा खुराक हैं। मजीद मालूमात बता रहे हैं इरफानुल्लाह जान। जी, जिला मोमन की तहसील ख्वैज़े में तैयार होने वाला बीफ रोस्ट न सिर्फ मुकामी सतह पर मशहूर है, बल्कि करीब अजला के लोग भी इन मज़ेदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इस बाजार का रुख करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला मोमन के पाक अफगान बॉर्डर के करीब तहसील ख्वैज़े के तारीखी आटा बाजार में, जहाँ पर मुख्तलिफ रिवायती पकवान तैयार किए जाते हैं। मगर यहाँ पर तैयार होने वाली बीफ रोस्ट और पाए अपनी मिसाल आप है और यही वजह है कि इस लजीज खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए न सिर्फ मुकामी लोग बल्कि बाजावर, चारसद्दा और पेशावर के लोग भी इन होटलों का रुख करते हैं। जी।